हम लोग कल जो है मौर्य काल का प्रशासन पढ़ रहे थे और प्रशासन पढ़ाते समय मैंने बहुत सा जो है आपको केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, उसके बाद गुप्तचर प्रशासन सारा चीज़ पढ़ाया। आज हम लोग अर्थव्यवस्था शुरू करेंगे, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था शुरू करेंगे। लेकिन मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ आपका जो पीछे का पार्ट से कुछ क्वेश्चन जो कभी-कभी उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग में पूछ लिए जाते हैं, उस टाइप का प्रश्न का मैं कुछ सोचता हूँ कि आपको डील कर दूँ। तो सबसे पहले जैसे चंद्रगुप्त है, तो चंद्रगुप्त को सेंडोकोटस स्ट्रैबो ने भी कहा था। किसने कहा था? सेंडोकोटस स्ट्रैबो ने भी कहा था। इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है क्योंकि इसने भारत को यूनानी आक्रमण से मुक्त किया था। उसके बाद जो चंद्रगुप्त के समय सेल्यूकस जो यूनानी शासक था, वह बेबीलोनिया का शासक था। कहाँ का शासक था? बेबीलोनिया का शासक था। और यह आया था आपको काबुल होकर भारत में और सिंधु नदी को क्रॉस किया। काबुल होकर आया था, काबुल जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, और सिंधु नदी को पार करके तब इसकी जो लड़ाई है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। जस्टिन एक इतिहासकार हैं, आप लोग जानते होंगे। जस्टिन ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी वो डाकू का गिरोह था। डाकू का गिरोह था। ठीक, ये जस्टिन ने कहा था। उसके बाद बिंदुसार के समय एक इंपॉर्टेंट बात है कि कलिंग जो है वो स्वतंत्र हो गया था। कलिंग स्वतंत्र हो गया था। तो बिंदुसार पर कलिंग को जीता किसने था? सबसे पहले महापद्मनंद ने जीता था। सबसे पहले कलिंग को महापद्मनंद ने जीता था और फिर बिंदुसार के समय स्वतंत्र हो गया, लेकिन अशोक ने इसको पुनः जीत लिया। अशोक ने कलिंग को पुनः जीत लिया। ये मैंने आपको बताया था। अशोक को पुराण में क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन। अशोक वर्धन। और पुराण में ही कुणाल को धर्म विवर्धन कहा गया है। धर्म विवर्धन कहा गया है। मैंने कल आपको दशरथ बोल दिया था। ठीक, तो उसको मैं वापस लेता हूं। कुणाल को पुराण में धर्म विवर्धन भी कहा गया है। क्लियर? अशोक पहला राजा था जिसने धर्म विजय को प्रमुखता दिया और शस्त्र को त्याग कर दिया। अशोक पहला राजा था जिसने धर्म विजय को महत्व दिया और शस्त्र को त्याग दिया। अशोक जियो और जीने दो में विश्वास करता था। अशोक जियो और जीने दो में विश्वास करता था। लिव एंड लेट लिव, यह अशोक का आदर्श वाक्य था। अशोक जो था एक अधिकारी का नियुक्त किया था धम्म महामात्र का, और जो धम्म महामात्र नामक जो अधिकारी था वह अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष में नियुक्त किया था। धर्म महामात्र का जो अधिकारी था अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष में नियुक्त किया था। देखिए, धर्म महामात्र जो है अशोक के विजय शिलालेख में 5वां विजय शिलालेख में है। यह मैंने बताया था। 12वां शिलालेख में भी है। 12वां में भी, 5वां में भी है धर्म महामात्र की चर्चा और 12वां में भी है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि धर्म महामात्र की चर्चा किस शिलालेख में, तो आप 5वां ही दीजिएगा। अगर 12वां भी है, 12th भी है, 5 एंड 12th दोनों है तो दोनों मारिएगा। अगर सिर्फ 5 है और 12th भी है तो पहले 5 मारिएगा। तो 12 में अशोक ने 3 अधिकारी का चर्चा किया है।
एक अधिकारी धर्म महामात्र, ये पुरुष अधिकारी होते थे, स्त्री धर्म महामात्र, ये भी चर्चा किया है। और तीसरा जो है उराज भूमिक, उराज भूमिक नामक अधिकारी का चर्चा करता है। और ये जो है चारागाह या जानवर पशुपालन समझिए, एक तरह से पशुपालन से संबंधित अधिकारी था राजभूमिक। अशोक अपने शिलालेख में 12वें शिलालेख में 3 अधिकारी की चर्चा करता है, धर्म महामात्र, स्त्री धर्म महामात्र और राजभूमिक। तो राजभूमिक का काम था जो है गोप की सहायता से वो गांव में जो पशु है, पशुधन की रक्षा करता था। आप ऐसे भी कह सकते हैं राजभूमिक का। अशोक ने अपने शिलालेख में कुछ विदेशी राजाओं का चर्चा किया है, जैसे श्रीलंका का राजा। श्रीलंका का राजा जो तिस था, श्रीलंका का जो राजा तिस था, वह अशोक के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म बन गया था। अशोक के प्रभाव में ही आकर बौद्ध धर्म बन गया था। अशोक का एक बृहद शिलालेख एरागुड्डी से मिला है। कहां से मिला है? एरागुड्डी से मिला है। और यह शिलालेख जो है बास्ट्रोफेंडम लिपि में है, बास्ट्रोफेंडम लिपि में। जैसा सिंधु सभ्यता का लिपि है, उसी तरह एरागुड्डी में भी जो लिपि है वह बास्ट्रोफेंडम है। अब ये आप लोग खुद समझिए कि बास्ट्रोफेंडम क्या होता है और सिंधु लिपि क्या होता है, क्योंकि ये सारा चीज मैं पढ़ा चुका हूं। यहां पर सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूं कि एरागुड्डी एक ऐसा जो अशोक का बृहद शिलालेख है, जहां जो लिखावट मिली है, जहां जो लिपि मिला है, वो बास्ट्रोफेंडम में मिला है, सिंधु लिपि की तरह है। ये मैं आपको बता देता हूं। सिंधु लिपि को गोमूत्री लिपि भी कहा जाता है, गोमूत्री लिपि भी कहा जाता है। तो ये सारा एक ही नाम है। आप लोग सिंधु सभ्यता जब पढ़े होंगे तो ये मैंने डिस्कस किया है, इसलिए हम यहां पर चर्चा नहीं करेंगे। अशोक 5 यवन राज्य का चर्चा करता है। अशोक 5 यवन राज्य का चर्चा करता है। तो मैंने 2 का तो चर्चा कर दिया था, मिस्र और सीरिया का राजा का। एक मैं तुर्मे नाम का राजा का चर्चा कर रहा हूं। और ये तुर्मे कहां का राजा था? कोरिंथ का राजा था। ये यूनानी राजा था तुर्मे। ठीक, 5 यवन राज्य का वह चर्चा करता है। और ये तुर्मे है कोरिंथ। तुर्मे कहां का राजा है? कोरिंथ का राजा है। ये जो है ये जो है अशोक के बारे में कुछ जो है आपको जानकारी है। अब हम लोग मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़े? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पढ़े। देखिए, अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। कैसा था? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। एक बार उत्तर वैदिक काल में कृषि का जो एक बार प्रमुख पेशा बना, वह आज तक भारत में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक, इसको कहीं कोई ये बात नहीं। कृषि, पशुपालन तथा व्यापार वाणिज्य को सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र में वार्ता कहा गया है। कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य को सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? वार्ता कहा गया है। वार्ता का अर्थ होता है वृत्ति का साधन, जीने का साधन। ये अर्थशास्त्र में है। देखिए, भूमि जो था वो राज्य का भी होता था और किसान का भी होता था। दोनों का जमीन होता था, राज्य का भी है और किसान का भी होता था। राज्य की भूमि को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। और इसका जो हेड होता था वो सीताध्यक्ष होता था। वो जो है सीताध्यक्ष जो है, सीता जो राज्य की भूमि होती थी उसका जो अध्यक्ष होता था सीताध्यक्ष होता था। राज्य की भूमि पर जो खेती करवाया जाता था वो कैदी से, कर्मचारी से और दास से ये खेती करवाया जाता था। जो जमीन होता था वो अर्थशास्त्र कहता है कृष्ठ, जहां खेती होता था। अपकृष्ठ, जहां खेती नहीं होता था, जहां खेती नहीं होता था। और एक था स्थल, जो थोड़ा सा ऊंचा भूमि होता था,
हाइट में जो भूमि होती है ना, उसी को ऊंचा भूमि को स्थल स्थल कहा जाता था। जो भूस्वामी होते थे उनके लिए क्षेत्रकार शब्द आया है। भूस्वामी के लिए क्या आया है? क्षेत्रकार। और काश्तकार के लिए क्या आया है? उपवास। जो खेती करते थे उस पर, उसके लिए काश्तकार के लिए उपवास शब्द आया है। और शास्त्र में एक और भूमि की चर्चा है, उसको कहते हैं अदेव मातृक। उसको क्या कहते हैं? अदेव मातृक। अदेव मातृक जो है ऐसा जमीन होता था जहां बिना वर्षा का अच्छा खेती होता था, जहां बिना वर्षा का अच्छा खेती होता था। यह हो गया आपका खेती। भूमि कर जो था वो लगभग 1/6 लिया जाता था। भूमि कर कितना था? 1/6 लिया जाता था। अगर राज्य सिंचाई का सहायता देता था, सिंचाई का आपको व्यवस्था करता था, राज्य करता था, तो वह आपसे बदले में 1/5 to 1/3 अतिरिक्त लेता था। ठीक, इसको कहते थे उद्यक भाग। इसको क्या कहते थे? उद्यक भाग। अगर राज्य सिंचाई का सहायता देता था तो उसको सेतु या सेतु बंध भी कहा जाता था। उद्यक भाग भी कहा जाता था और सेतु बंध भी कहा जाता था या सेतु भी कहा जाता था, अगर राज्य आपको सिंचाई का सुविधा प्रदान कर रहा है तो। यही है आपका कृषि के बारे में जानकारी। कृषि से जो भी प्रश्न आएंगे वो इसी के अंतर्गत आएंगे, इसके बाहर आपको नहीं आएगा। कृषि के बाद है आपका उद्योग धंधा। कृषि के बाद क्या है? उद्योग धंधा। इस काल में सबसे जो इंपॉर्टेंट काम था वो था कपड़ा बुनना। कपड़ा बुनना, सूती वस्त्र उद्योग सबसे इंपॉर्टेंट था। और काशी, कौशल, कलिंग, वत्स, ये सब का जो सूती वस्त्र था ये काफी इंपॉर्टेंट था। मथुरा, सातक का जो सातक का जो वस्त्र होता था ये मथुरा में होता था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। मथुरा में एक जो वस्त्र होता था उसको हम लोग सातक कहते थे। ठीक, दुकुल, कौशय, ये सब जो थे ये वस्त्र के प्रकार थे। दुकुल हुआ, कौशय हुआ, ये सब जो है वस्त्र के प्रकार थे। बंगाल का जो मलमल था वो काफी प्रसिद्ध था। बंका मलमल ये काफी प्रसिद्ध था। और शास्त्र में चीन से रेशम वस्त्र मंगाया जाता था, उसको चीन पट कहा गया है। उसको क्या कहा गया है? चीन पट कहा गया है। चिनांशुक भी कहा जाता था। दोनों वर्ड मिल सकता है आपको, चिनांशुक भी शब्द मिल सकता है। उद्योग धंधा में कपड़ा बुनना तो था ही, उसके साथ जो है बढ़ईगिरी का काम या जो ईटा बनाने का काम, पक्की ईट बनाने का काम, ये सब भी जो है इस काल में प्रमुख उद्योग धंधा था। जो उद्योग धंधा था उसके लिए श्रेणी शब्द आता था। और जातक ग्रंथ में 18 श्रेणी का चर्चा है। श्रेणी के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा। एक ही प्रकार के जो काम करते थे, शिव का काम करते थे, उनको एक श्रेणी में बांध दिया गया। तो जातक ग्रंथ में इस काल में, मौर्य काल में 18 श्रेणी का वर्णन है ना। व्यापारी की श्रेणी को जो है सातवां कहा जाता था, ये सब मैंने आपको बताया था। और श्रेणी का जो हेड होता था उसको श्रेष्ठी ये कहा जाता था या महाश्रेष्ठी, ये सब मैंने आपको बताया था, है ना। व्यापार का जो प्रमुख होता था उसको सातवाह कहा जाता था। व्यापार वाणिज्य को थोड़ा सा देख लिया जाए।
इस काल में जो व्यापार वाणिज्य था, अगर उसको आप हम देखते हैं तो काफी उन्नत अवस्था में था। मेगास्थनीज जो है एक रोड सड़क की चर्चा करता है, वो 1300 मील लंबी सड़क है। वह कितना लंबी सड़क है? 1300 मील। वो कहां से शुरू होता है? इस सड़क का नाम है उत्तरापथ, और ये तक्षशिला से शुरू होता है और ताम्रलिप्ति तक जाता है। कहां तक जाता है? तक्षशिला कहां है? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में है, और ताम्रलिप्ति कहां है? बंगाल में है। यह 1300 मील लंबी सड़क है, और ये गंगा के उत्तर भाग से होते हुए चलता है। ये भी था ध्यान रखना है। एक रोड जो है श्रावस्ती से प्रतिष्ठान जाता है। श्रावस्ती से कहा जाता है? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहाँ है? औरंगाबाद। ये दक्षिण जाने वाला, उत्तर से दक्षिण जाने वाला मार्ग था, इसको दक्षिणापथ कहा गया है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि उत्तर से ज्यादा उत्तर का जो व्यापार से ज्यादा फायदेमंद है दक्षिण का व्यापार। क्यों कहा गया है दक्षिण का व्यापार सबसे ज्यादा फायदेमंद है? तो क्योंकि दक्षिण में आपको सोना मिलता है, गोल्ड मिलता है और कीमती धातु मिलता है, इसलिए दक्षिण का व्यापार उत्तर के व्यापार से ज्यादा लाभप्रद है। ऐसा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। दूसरा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है कि जल मार्ग का जो व्यापार है वो ज्यादा फायदेमंद है स्थल मार्ग से। ये कौटिल्य कहता है। कौटिल्य क्या कहता है? दो बात कहता है कि जल मार्ग का व्यापार ज्यादा फायदेमंद है स्थल मार्ग से, और दूसरा जो उत्तर का जो व्यापार है वो कम फायदेमंद है, दक्षिण का व्यापार ज्यादा फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि दक्षिण भारत में सोना मिलता है और कीमती धातु मिलता है। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें जानकारी देता है। इस समय 3 बंदरगाह का भी साक्ष्य मिलता है। 3 बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है जो विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा, जैसे भरौच। ये गुजरात में है। सुपारा ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। और ताम्रलिप्ति ये कहाँ है? बंदरगाह, ये जो है बंगाल में है। ये 3 बंदरगाह का आपको चर्चा मिलता है। जो वस्तु बनता था उस पर अगर देसी उत्पाद है तो आपको 4% टैक्स देना होगा। अगर वो विदेशी उत्पाद है तो उस पर आपको 10% टैक्स देना होगा। ठीक। बिक्री कर आपको देसी उत्पाद पर 4% और विदेशी वस्तु पर 10% बिक्री कर देना पड़ेगा। और मुनाफा कभी भी आप 5% से ज्यादा नहीं कमा सकते। अगर राज्य को आप बिक्री कर नहीं दे रहे हैं तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। साफ साफ बात, राज्य को आप बिक्री कर नहीं दे रहे हैं तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। मुनाफा कभी भी 5% से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। और शास्त्र में महाजनी प्रथा का भी उल्लेख है। इस समय में महाजनी प्रथा शुरू हो गया था और लगभग ब्याज जो है आपको 15% वार्षिक देना पड़ता था। 15% वार्षिक देना पड़ता था। राज्य भी व्यापार करवाता था, तो राज्य जो व्यापार करवाता था जिस वस्तु को, उस वस्तु को राज्यपन्न कहा जाता था। अर्थव्यवस्था पर राज्य का कठोर नियंत्रण था। अर्थव्यवस्था पर राज्य का कठोर नियंत्रण था। राज्य द्वारा जो जिस वस्तु का व्यापार किया जाता था उस वस्तु को राज्यपन्न कहा जाता था। राज्य का नमक पर व्यापार पर एकाधिकार था, खान के व्यापार पर एकाधिकार था और शस्त्र के व्यापार पर एकाधिकार था। राज्य का नमक के व्यापार पर, खान के व्यापार पर और शस्त्र के व्यापार पर एकाधिकार था। जंगल पर भी राज्य का एकाधिकार था। जंगल जो था वो 2 प्रकार का था। एक जहां कीमती धातु मिलता था उसको द्रव्य वन कहते थे, और जहां हाथी मिलता था उसको हस्ती वन कहते थे। ये 2 प्रकार के आपको जंगल थे। मेरे ख्याल से व्यापार वाणिज्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस समय कुछ प्रमुख शहर भी थे, जैसे पाटलिपुत्र हुआ, उज्जैन हुआ, कौशाम्बी हुआ, तक्षशिला हुआ। इस समय ये सब, तक्षशिला बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र भी था। ये भी ध्यान में आपको रखना है कि तक्षशिला इस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। वहाँ बौद्ध शिक्षा केंद्र भी है और दूसरे शिक्षा केंद्र भी हैं। वहीं के आचार्य से आपके
चाणक्य। तो ये सब प्रमुख है शहर थे। ताम्रलिप्ति भी एक प्रमुख शहर था, श्रावस्ती एक प्रमुख शहर था इस समय का। तो ये सब, और जो उत्तर से दक्षिण के जो व्यापारी होते थे वो मिलते थे उज्जैन में आकर। उत्तर से जो दक्षिण व्यापारी आते थे तो उज्जैन में आकर मिलते थे। उज्जैन से एक पश्चिम का रास्ता भरौच की ओर चला जाता था। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग। उसके बाद इस समय जो है सिक्का, तो सिक्का को रूप शब्द भी आया। सिक्का के लिए कौन सा शब्द आया है? रूप शब्द आया है। सिक्का जो है लक्षणाध्यक्ष सिक्कों को जारी करता था, और रूप दर्शक नामक अधिकारी जो है सिक्कों को क्या करता था? उसकी गुणवत्ता की जांच करता था। लक्षणाध्यक्ष क्या करता था? सिक्कों को जारी करता था, और रूप दर्शक क्या करता था? उसकी सिक्कों की गुणवत्ता जांचता था। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम सिक्का अपना खुद का बनाए तो राज्य को 13.5% टैक्स देकर वो सिक्का जारी कर सकता है। ठीक, सिक्का को क्या कहा जाता था? रूप कहा जाता था। देखिए, लक्षणाध्यक्ष से हमें एक बात याद आया। कल मैं क्लास जब पढ़ा रहा था तो मैंने समाहर्ता एक अधिकारी का चर्चा किया था, और समाहर्ता में मैंने कह दिया था कि ये राजस्व कोषाध्यक्ष होता है। नहीं, ये राजस्व का इकट्ठा करता है। ये क्या करता है? राजस्व इकट्ठा करता है। संविधाता क्या करता है? ये करता है काम, ये राजस्व कोषाध्यक्ष होता है। ये थोड़ा सा आप लोग भू सुधार कर लीजिएगा। समाहर्ता राजस्व को इकट्ठा करता था और संविधाता कोषाध्यक्ष होता था। कल क्लास में मैंने थोड़ा सा समाहर्ता पढ़ाते समय ये बोल दिया था कि कोषाध्यक्ष है, तो ये गलत है। मतलब दिमाग में कुछ चल रहा तो मैंने लिख कुछ और दिया, तो उसको आप लोग सुधार कर लीजिए। समाहर्ता राजस्व इकट्ठा करता था और संविधाता कोषाध्यक्ष था। इस समय आहा सिक्के भी चलते थे। चांदी का सिक्का जो था, पन था, धर्म था, कासारपन था, ये सब चांदी का सिक्का था। पन जो था वो राज्य मुद्रा थी। पन जो था वो राज्य मुद्रा थी, ये ध्यान में रखिएगा। सोना का सिक्का होता था स्वर्ण, निष्क, पाद, ये सब स्वर्ण सिक्का होता था। और तांबा का सिक्का होता था मासक, काकनी, अर्ध काकनी, ये सब जो था तांबा का सिक्का होता था। चांदी का सिक्का हुआ पन, धरन या कासारपन। पन जो है वो राज्य मुद्रा थी। स्वर्ण सिक्का था निष्क, पाद, स्वर्ण, ये सब स्वर्ण सोना का सिक्का था। और तांबा का सिक्का था मासक, काकनी, अर्ध काकनी, ये सब तांबा का सिक्का होता था। यही है आपका सिक्का के बारे में जानकारी। इस काल का कौन कौन सिक्का था, ये जानकारी। इस काल में अगर देखा जाए तो अकाल पड़ते थे, और राज्य ने अकाल के समय सहायता दिया। वो दो आपको जगह से मिलता है, पहले भी मैंने चर्चा किया था। सौगौरा, ये आप बताने की जरूरत नहीं है, और महास्थान। और इस काल में अकाल पड़ते थे। जैन ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि करता है। इस समय कुछ टैक्स देखिए। टैक्स का मैंने कुछ चर्चा कर प्रशासन में किया था, लेकिन यहां भी कुछ कर देता। दुर्ग जो है देश से, शहर से प्राप्त आय, शहर से प्राप्त आय। हिरण जो है ये नगद में लिया जाता था, टैक्स नगद में था। और सेतु या सेतु बंध का मैंने चर्चा कर दिया। उद्योग भाग का चर्चा कर दिया। पिंड कर गांव से वसूला जाने वाला कर था, सामूहिक रूप से वसूला जाता था, गांव से वसूला जाने वाला कर था। और ये सब जो था इस काल का टैक्स था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। एक टैक्स था पंको दक सन्नी रोधे। पंको दक सन्नी रोधे,
पंकोदक संनिरोधे, ये टैक्स था, ये टैक्स जुर्माना था, ये टैक्स नहीं था, ये जुर्माना था। ये जुर्माना किस पर लगाया जाता था? तो जो आदमी रोड पर कचरा फेंक देता था उससे ये टैक्स वसूला जाता था, पंकोदक संनिरोधे। ठीक, तो यही है आपका मौर्य काल का अर्थव्यवस्था। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपका अर्थव्यवस्था में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आप लोग इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा तो यहीं से आपका काम हो जाएगा। जितना पढ़ाते हैं उसको ठीक से पढ़िए। कभी कभी होता है कि क्लास लेते लेते माइंड में कुछ रहता है, कभी कुछ बोल दिया जाता है, तो उसको मैं तुरंत सुधार देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, लेकिन मेरे वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। ये बहुत ही फ्रूटफुल है। जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ बहुत कम समय में देता हूँ, और उसके लिए अगर आप खुद उसको डेवलप करेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा। और ये जो पूरा मैं वीडियो बना रहा हूँ वो प्रारंभिक परीक्षा के समान अध्ययन के एक पार्ट के रूप में इतिहास पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ और समान अध्ययन का पाठ्यक्रम बाद में है, इतिहास का पाठ्यक्रम पहले, ऐसा नहीं। वो पूरे पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ। और इसका जो फायदा है, डायरेक्ट फायदा तो प्री में है, इनडायरेक्ट फायदा आपको मेंस में भी मिलेगा। समान अध्ययन के प्रश्न पत्र में जो ऑप्शनल रखे हुए इतिहास, उनके लिए भी फायदेमंद है। और जो आईआर चाहे बहुत से सब्जेक्ट का जो है बेस जो है इतिहास ही तैयार करता है, वहाँ भी ये फायदा करेगा, निबंध में भी फायदा करेगा। आप लोग इसको ठीक से पढ़िए, ध्यान दीजिए। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही, आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट डे हम आपको समाज पढ़ाएंगे। धन्यवाद।